नमस्कार दोस्तों, यूपी टीजीटी एग्जाम 2025 की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये नर्वस सिस्टम एंड सेंसेस का पार्ट 2 है, यानी तंत्रिका तंत्र और ज्ञानेंद्रियों का पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन किए थे, बाकी के क्वेश्चन हम इस पार्ट में करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन क्लासेस की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहाँ क्लिक करके आप वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी कपाल तंत्रिका नेत्र गति के लिए जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई मूवमेंट? तो आपको बताना है कि वो कौन सी क्रेनियल नर्व है जो आंखों की गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका सही आंसर जिन लोगों को भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या चाहे तो कॉपी पेन लेकर बैठे हों तो कॉपी पर नोट कर सकते हैं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपचालक तंत्रिका। उपचालक तंत्रिका यानी सम कंडक्टिंग नर्व जो होती है, ये एक प्रेरक नर्व होती है। ठीक है, ये नेत्र के बाहरी कोटरों को घुमाने में मदद करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसका प्रभाव सबसे अधिक तंत्रिका परिवर्तन पर पड़ेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हैज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन नर्व चेंज? तो इसके ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल या आईजीएफ। तो तंत्रिका परिवर्तन पर सबसे अधिक प्रभाव किस हार्मोन का पड़ता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रभाव सबसे अधिक तंत्रिका परिवर्तन पर पड़ता है और ये हार्मोन पुरुषों में पाया जाता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? द वेट ऑफ द ब्रेन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी वेट? तो इसके ऑप्शन 2%, 3%, 4% या 5%। तो जो हमारे मस्तिष्क का भार है वो हमारे पूरे शरीर के भार का कितना परसेंट होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2%। मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भार का 2% होता है। अगर देखा जाए तो मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1.3 केजी से 1.5 केजी तक होता है, और ये पूरी बॉडी का 2% होता है। नेक्स्ट, एक अकेला नर्व इम्पल्स उत्पन्न करता है। अ सिंगल नर्व इम्पल्स जनरेटेड। तो इसके ऑप्शन है एक कमजोर संकुचन, कोई संकुचन नहीं, बार बार संकुचन या केवल एक बार संकुचन। तो एक अकेला नर्व इम्पल्स से क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल एक बार संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ओनली वन टाइम। एक अकेले नर्व इम्पल्स से सिर्फ एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम? इसके ऑप्शन है मस्तिष्क और रीढ़, पसलियां और कशेरुकी स्तंभ, मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिका है, दुमाश एवं अक्षतंतु। तो आपको बताना है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में इनमें से कौन से अंग होते हैं। तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में पहले बताया भी है पिछले वीडियो में, लेकिन मैं आपको यहाँ फिर से बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रेन और स्पाइन। मस्तिष्क और रीढ़ यानी मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय नाड़ी तंत्र को उत्तेजित करने वाली दवा कौन सी है? विच ड्रग स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? तो इसके ऑप्शन है एनाबॉलिक स्टेरॉयड, एनाबॉलिज्म, एड्रेलिन या एफ्टामाइन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ड्रग सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है यानी स्टिमुलेट करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एफ्टामाइन। एफ्टामाइन ड्रग्स जो होते हैं ये सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करते हैं। एफ्टामाइन के उपयोग की वजह से ही 1960 के जो ओलंपिक्स थे जो कि रोम में हुए थे, इसमें एक साइक्लिस्ट की डेथ भी हो गई थी। ये आपने सुना भी होगा, उसने एफ्टामाइन ड्रग ही ले रखा था। एफ्टामाइन जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या है। हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन नर्वस सिस्टम? तो नाड़ी प्रणाली यानी जो नर्वस सिस्टम है इसके कितने अंग हैं? तो इसके ऑप्शन है 3, 4, 2 या 5, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3। नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या 3 होती है। ये कौन से होते हैं मैं बता दूं, सीएनएस जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसके अलावा पीएनएस जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और एक होता है एएनएस
इसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये 3 अंग होते हैं नर्वस सिस्टम के। नेक्स्ट, स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रित करती है। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल। तो इसके ऑप्शन है आंतरिक अंग, बाह्य पर्यावरणीय परिवर्तन, अंतः पर्यावरणीय परिवर्तन या बाह्य परिवर्तन। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी जो एनएस होता है वो किसको कंट्रोल करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन। एएनएस यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आंतरिक अंगों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, यदि एक तंत्रिका रेशा और सभी पेशी रेशे तंत्रिका में स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं तो उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? If a nerve fiber and all muscle fibers stimulate a nerve, it is called which of the following? तो इसके ऑप्शन है अंतःग्रथनी संचरण, मोटर एडप्लेट, मोटर यूनिट या पारस्परिक तंत्रिकोत्तेजन। तो यदि एक तंत्रिका रेशा और सभी रेशे उत्पन्न करते हैं किसी स्फूर्ति को तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम ऑप्शन सी मोटर यूनिट। एक तंत्रिका रेशा और सभी रेशे तंत्रिका में स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं तो उसे मोटर यूनिट कहते हैं। मोटर यूनिट मांसपेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इसमें मोटर तंत्रिका फाइबर और मांसपेशियों के तंतुओं को शामिल किया जाता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अल्कोहल के सेवन का तुरंत प्रभाव यह होता है कि इससे रक्त में अल्कोहल का स्तर बढ़ जाता है और यह 0.1% मिलीग्राम की वृद्धि होती है तो इससे प्रभावित होता है। द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम्ड इन द इंक्रीज द लेवल ऑफ अल्कोहल इन द ब्लड। इफ इट इंक्रीज 0.1% mg देन इट इज अफेक्टेड। तो इसके ऑप्शन मस्तिष्क, हृदय, किडनी या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखिए, जब हम अल्कोहल का सेवन करते हैं यानी शराब का सेवन करते हैं तो इससे हमारे ब्लड में अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है। अगर ये 0.1% मिलीग्राम की वृद्धि हो जाए इसमें तो इससे क्या इफेक्ट होता है, यानी इसका इफेक्ट कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर अल्कोहल की मात्रा 0.1% मिलीग्राम की वृद्धि हो जाती है तो इससे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रभावित होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शारीरिक प्रणाली प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मानी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडली सिस्टम इज कंसिडर्ड टू द फोकल पॉइंट ऑफ द प्रोसेस? तो इसके ऑप्शन है रक्त संचार प्रणाली, तंत्रिका प्रणाली, स्वच्छ श्वास प्रणाली या पेशी प्रणाली। तो निम्नलिखित में कौन सी शारीरिक प्रणाली प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तंत्रिका प्रणाली यानी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ही वो सिस्टम है जो शारीरिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। जितनी भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उन सबको कंट्रोल नर्वस सिस्टम करता है या उन सारी क्रियाओं के लिए सिग्नल नर्वस सिस्टम देता है, तभी वो क्रियाएं हो सकती हैं। इसीलिए उनका सबका केंद्र बिंदु नर्वस सिस्टम ही है। नेक्स्ट, इम्पल्स को ले जाने में एक्सॉन की क्या भूमिका होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सॉन इन कैरिंग इम्पल्स? तो एक्सॉन जब इम्पल्स को लेते हैं तो वो किस तरफ लेकर जाते हैं ये पूछा है। तो इसके ऑप्शन है नसों से दूर, मस्तिष्क की ओर, हृदय से दूर या हृदय की ओर। तो इम्पल्स को ले जाने में एक्सॉन की भूमिका होती है नसों से दूर। एक्सॉन इम्पल्स को नसों से दूर लेकर जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवे फ्रॉम द नर्व्स। नेक्स्ट, स्नायु तंत्र की धड़ वाहिनी है। व्हाट इज द आर्टरी ऑफ द नर्वस सिस्टम? तो इसके ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, साइनेप्स, स्पाइनल कॉर्ड या गैलेलिया। तो स्नायु तंत्र की धड़ वाहिनी यानी ट्रंक लाइन क्या है? ठीक है, ट्रंक लाइन आर्टरी बोल रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड। स्नायु तंत्र की धड़ वाहिनी यानी नर्व या ट्रंक लाइन स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। नेक्स्ट, मायोन्यूरल जंक्शन के भीतर प्रवेश की क्षमता बढ़ाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर निम्नलिखित में से कौन सा है? Which of the following is the neurotransmitter that increase the ability of penetrate within the myoneural junction? तो इसके ऑप्शन है एड्रेलिन, एसिटिकोलिन, टाइलिन या एटकोलामाइन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एसिटिकोलिन। एसिटाइलकोलाइन जो है ये मायोन्यूरल जंक्शन के भीतर प्रवेश की क्षमता बढ़ाने वाला ट्रांसमीटर होता है। नेक्स्ट, सर्केडियन क्लॉक मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सर्केडियन क्लॉक लोकेटेड? तो इसके ऑप्शन है सेरेब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या फिर मेडुला ऑब्लिंगेटा।
तो आपको बताना है सर्केडियन क्लॉक कहाँ पर होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। सर्केडियन क्लॉक जो है वो हाइपोथैलेमस में स्थित होती है। हाइपोथैलेमस जो है वो मस्तिष्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग सर्केडियन क्लॉक है, जो पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ने का कार्य करता है। यानी जो सर्केडियन क्लॉक होती है, यही जो है वो पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को और अंतःस्रावी तंत्र को आपस में जोड़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या नहीं होता? व्हाट डज नॉट हैपन इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम? तो इसके ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, उदरगत मोटापा, डिसलिपिडीमिया, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइपरथायरॉयडिज्म। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं होता। नेक्स्ट, अधिकतर सीएनएस को प्रभावित करने वाले वायरल डिजीज को कहा जाता है। वायरल डिजीज दैट मोस्टली अफेक्टेड द सीएनएस आर कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन है कुष्ठ रोग, पॉक्स, रेबीज या कोविड। तो इनमें से वो कौन सा डिजीज है जो सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेबीज। रेबीज वो डिजीज है जो सीएनएस को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। रेबीज जो है वो एक वायरल डिजीज है, क्योंकि इसमें वायरल डिजीज ही पूछा है, तो वायरल डिजीज है। और ये किससे होती है? तो ये होती है रोब्डो वायरस से। ये रोग जो है वो कुत्तों में मोस्टली पाया जाता है, जिससे इंसानों को हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक विकलांगता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी? तो इसके ऑप्शन डिस्लेक्सिया, हाइपर एक्टिविटी, स्मृति विकार या संवेदी हानि। तो इनमें कौन सी संज्ञानात्मक विकलांगता नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी जो है ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी यानी संज्ञानात्मक विकलांगता नहीं होती। बाकी इस क्वेश्चन को मैंने कल ही लाइव सेशन में पूरा एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसका सही आंसर बी है। बाकी वहाँ पर मैंने इसके बारे में और भी बताया है, चाहे तो वहाँ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, इंद्रियों के आधार पर श्रव्यदर्शी सामग्री को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? Into how many parts is audiovisual material divided on the basis of senses? तो इंद्रियों के आधार पर श्रव्यदर्शी सामग्री को कितने भागों में यानी ऑडियो विजुअल मटेरियल को कैसे डिवाइड किया गया है? तो इसके ऑप्शन है 3, 2, 4 या 5। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3। इंद्रियों के आधार पर श्रव्यदर्शी सामग्री को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, साधारण प्रतिक्रिया योग्यता को विकसित किया जा सकता है। कैन सिंपल रिएक्शन एबिलिटी बी डेवलप? तो इसके ऑप्शन पूर्वाभास विधि द्वारा, ज्ञानेंद्रिय विधि द्वारा, त्वरण विधि द्वारा या वेग विधि द्वारा। तो साधारण प्रतिक्रिया योग्यता यानी सिंपल रिएक्शन एबिलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानेंद्रियों विधि द्वारा, बाय द सेंस ऑर्गन मेथड। ठीक है, इसकी विधि द्वारा हम सामान्य रिएक्शन एबिलिटी को विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेड रज्जु का कार्यात्मक विभाजन है। व्हाट इज द फंक्शनल डिवीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? तो इसके ऑप्शन है शारीरिक प्रेरक, शारीरिक संवेदी, अंतर प्रेरक या उक्त में से कोई नहीं। तो मेड रज्जु का कार्यात्मक विभाजन कैसे किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शारीरिक संवेदी। मेड रज्जु का कार्यात्मक विभाजन शारीरिक संवेदी के रूप में किया गया है। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है? विच सब्सटेंस हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी? तो इसके ऑप्शन है एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, कॉलिक्ली या मेस्टॉइड बोन। तो शरीर का संतुलन बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ जो पदार्थ होता है, जो सब्सटेंस होता है, ये हमारे कान के भीतर पाया जाता है और ये हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। तो नर्वस सिस्टम और सेंसेस में इतना ही। अगर हमें और कोई क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम उनको आगे के वीडियोस में जरूर शामिल करेंगे। इसी के साथ हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी बचे क्वेश्चंस जो हैं वो हम एक किसी मिसलेनियस वीडियो में करा देंगे, जिसमें हम बचे हुए बाकी सारे क्वेश्चन जो छोटे मोटे और क्वेश्चंस हैं उनको हम शामिल करेंगे। लेकिन अभी के लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इतना ही। इसके बाद हम अगला वीडियो डिजीज़ को लेके आ रहे हैं, जिसमें हम सारी डिजीज़ पर चर्चा करेंगे, यानी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। उसमें हम सारी डिजीज़ जान लेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
उसके बाद हम इस पोस्ट ट्रेनिंग शुरू करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टा के पेज पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।